जौनपुर से 98 साल के इतिहास में पहली बार नहीं निकला जुलूस। मछली शहर पड़ाव स्थित शाही ईदगाह के प्रमाण में जश्न ईद उल मिलाद उल नबी का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। कार्यक्रम का आगाज तिलावत कलाम पाक से शेर मस्जिद के इमाम कारी जिया साहब ने किया। 19 कोविड को देखते हुए इस साल जुलूस नहीं निकाला और न शहर में कोई सजावट हुई। मरकजी सीरत कमेटी व शाही ईदगाह कमेटी ने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार कार्यक्रम को स्थगित कर अटाला मस्जिद व ईदगाह में कौमी यकजहती का प्रोग्राम किया। इस मौके पर जिला अस्पताल में एक ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, जिसकी सदारत हाफिज शाह ने की। जुमा की नमाज के बाद शाही ईदगाह में कौमी यकजहती का प्रोग्राम किया, जिससे शहर के तमाम मोतबर लोगों ने भाग लिया। आखिर में कोविड-19 से निजात के लिए व दुनिया में अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर मुख्य रूप से मिर्ज़ा दाबर बैग, रियाजुल हक हाजी इमरान, जफ़र मसूद, असलम शेर खान, इरशाद मंसूरी, ताज मोहम्मद, आमिर कुरैशी, रशीद अहमद, सद्दाम हुसैन, सिराज सिद्दीकी, अरशद आलम, शम्स आलम, सलीम खान आदि लोग मौजूद रहे। जुलूस जौनपुर में कायम हुआ तो जौनपुर के क्या इर्द गिर्द बहुत दूर तक भी इसका कहीं वजूद नहीं था। सबसे पहले जौनपुर में जुलूस कायम हुआ, 98 साल हुआ, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने जुलूस का प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया कि हम लोग जुलूस को नहीं उठाएंगे। सिर्फ चूँकि कौमी एकजहती हमारा पैगाम हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकजहती का कि एक दर्श दिया है कि हम ही लोग हैं जो कौम हर मज़हब मिल्लत को लेकर चलने वाले लोग हैं। आपकी ये तालीम है, इसलिए प्रोग्राम हम लोगों ने शाहिदगाह में मुनक़िद किया, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए तमाम शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा। अंजुमन जो एक मुद्दतों से इसमें शामिल होती रही हमेशा से, और जब चांद होता था तब से लेकर 12 दिन तक सारी अंजुमन के लोग, उसके तमाम जस्ते के लोग इसका मश्क करते थे। 12 दिन मश्की होती थी, मरकजी सेहत कमेटी के लोग उस पर जाते थे और उनके मश्की को देखते थे। लेकिन इस बार वो भी प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। अंजुमन लोगों ने मश्की नहीं किया, अंजुमन इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रही हैं, अखाड़े के तमाम अरकान इस प्रोग्राम में नहीं शिरकत कर रहे हैं। सिर्फ कौमी एकजहती का प्रोग्राम हम लोगों ने शाहिदगाह में मुनक़िद किया, वो भी तमाम शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए उसके मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे। और एक प्रोग्राम अटाले में हम लोगों का होगा और सारे प्रोग्राम इस साल मुनक़िद कर दिया गया। लोग अपने घरों में मिलाद शरीफ कर रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, हुजूर की आमद की खुशी लोग अपने घरों मना रहे हैं, मिलाद करके, नज़र फातिहा करके और अपने घर को सजा के, मसाजिद को सजा के। मस्जिदों में मिलाद हो रहा है, अपने घरों में हो रहा है, लेकिन सड़कों पर सार्वजनिक स्थान पे सरकारी इमारतों में हम लोग कोई प्रोग्राम इस बार नहीं कर रहे हैं, चूँकि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि हुक्मानो खुदा का, उसके रसूल का और बादशाह वक्त का। तो हुकूमत का जो हमारा हुक्म है हम उसके ताबे हैं, हम अपने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को नहीं करते, हम उसी पर अमल करने वाले लोग हैं और हम उसी पर अमल कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सारे प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। कुशीनगर जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐसे गांवों को चिन्हित किया जाए जहां पर कम लाभार्थी के गोल्ड कार्ड बन सके। उन्होंने कहा गांवों में जन सेवा केंद्र, आसान तथा कैंप के माध्यम से जल्द कार्ड बनवाए जाएं। गोल्डन कार्ड की समीक्षा दौरान जिला अधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं या बहुत कम बने हैं, ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर 15 दिन के अंदर पात्रों का गोल्डन कार्ड हर हाल में उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने चेताया कि गोल्डन कार्ड में फर्जी का मामला संज्ञान में आने पर संबंधित को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा दौरान पाया गया कि हाटा, कप्तानगंज, सेवरी व दुदही में सबसे कम गोल्ड कार्ड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैठक में अब तक गोल्ड कार्ड से इलाज करवाने वाले मरीजों तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले सहित भुगतान के संबंध में भी समीक्षा की गई। जिला अधिकारी ने नवंबर में जनवरी तक चलने वाले विशेष टीकाकरण अभियान की समीक्षा दौरान निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार के छूटे हुए टीकाकरण को हर हाल में सभी बच्चों व गर्भवती महिलाओं को लगाया जाना है। इस विशेष अभियान से संबंधित अधिकारिणी गण विशेष रुचि लेकर 100%
पूर्ति सुनिश्चित करेंगे तथा टीकाकरण के समय बच्चे का नाम आशा व एएनएम का नाम अंकित किए जाने सहित पूर्ण ब्यूरो की रिपोर्टिंग प्रतिदिन समय से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। समीक्षा बैठक दौरान दस्तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान सहित कोविड-19 की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर एसपी सिंह, संजय पांडे, डॉक्टर ताहिर अली सहित सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व सीडीपीओ आदि उपस्थित रहे। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से, जहां एक बार फिर संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक का तालाब में मिला शव। बताया जा रहा है मामला टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के सुखीपुर चौकी के निकट चिर्रा गांव का है। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में एक बार फिर संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक का तालाब में मिला शव। पूरा मामला टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के सुखीपुर चौकी के निकट चिर्रा गांव में गांव के बाहर 35 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र जंग बहादुर का तालाब में मिला शव। मृतक की पहचान मेहंदीपुर निवासी युवक की हुई पहचान। मौके से एक बाइक भी हुई बरामद। ग्राम प्रधान बब्बन द्विवेदी ने टिकैत नगर पुलिस को दिया सूचना। परिवारजनों को घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिवारजनों ने बताया कि धर्मेंद्र बृहस्पतिवार से ही घर से गायब था। बिजली विभाग में काम भी करता था। मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे भाई को किसी ने मारकर फेंक दिया है। मृतक के सर में गंभीर चोट के निशान भी मिले। टिकैत नगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। टिकैत नगर कोतवाल आलोक कुमार वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं राम सनेही घाट क्षेत्रीय अधिकारी पंकज कुमार सिंह को घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर जांच किया और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जनपद बाराबंकी के थाना टिकैत नगर में आज सवेरे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई। वहां खड़ी मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर ये ज्ञात किया तो मृतक का नाम धर्मेंद्र पुत्र जंग बहादुर, जो मेहदीपुर आल्हे मऊ चौकी सुखीपुर के रहने वाले हैं, उम्र लगभग 24 वर्ष उनके रूप में पहचान हुई है। इनके संबंध में ज्ञात हुआ है कि ये पटरंगा पावर हाउस में संविदा कर्मी हैं और कल रात में अपने घर ये बताकर निकले थे कि आल्हे मऊ में बिजली का तार जोड़ने जा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल सहित तालाब में गिरे हुए मिले हैं, जिनके माथे और नाक पर चोट है, जो प्रथम दृष्टया इसी दुर्घटना के कारण लगी हुई प्रतीत होती है। इनका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर आ रही है जनपद कन्नौज के सौरिक से, जहां ईद मिलाद उन नबी पूर्ण सौहार्द एवं आपसी प्रेम भावना के साथ संपन्न हुआ। नगर वासियों द्वारा आपसी भाईचारे व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्योहारों को मनाया गया। आज ईद मिलाद उन नबी के त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए ईद मिलाद उन नबी के त्योहार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से अपने अपने घरों में रहकर एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखते हुए त्योहार मनाने का आग्रह किया। जायजा लेने सीओ छिबरामऊ ने व्यक्तियों द्वारा नियम संगत रूप से त्योहार मनाते पाया एवं बाहर बाजार में बाइक से चल रहे सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किए जाने हेतु भी मार्गदर्शित किया।
सभी देशवासियों को 12 रबीउल अव्वल की तहे दिल से मुबारकबाद। जैसा कि हम सभी को मालूम है, आज हिंदुस्तान में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस बहुत ही सादगी के साथ और कोरोना काल का सरकार की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन के साथ निकाला जा रहा है। जहां कभी हजारों लाखों की भीड़ होती थी, वहां आज चंद लोग हैं। मुस्लिम समुदाय ने सरकार का पूर्णतः समर्थन किया है। जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसके आधार पर पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क आदि को उपयोग करते हुए और सरकार के निर्देशों के आधार पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया है, जिसमें हजारों लाखों का एक जलसा और एक जुलूस बहुत ही खुशियों के साथ होता था। युवाओं का एक हर्षोल्लास होता था, जिसमें आज चंद बुजुर्ग लोग ही मौजूद रहे और कौम के जो हाफिज और आलिम लोग हैं, उन लोगों की अगुवाई में ये जुलूस निकाला गया है। ना कि बहुत ज़्यादा लोग थे और ना ही बहुत ज़्यादा धूमधाम रही। बड़ी खबर है चंदौली से। धूकी कोट निवासी राकेश यादव रोशन हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। राकेश की 28 अगस्त को बसला गांव के सिवान में कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बीते दिनों बलुआ थाने के हिस्ट्री सीटर आशुतोष उर्फ चिटकू यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चिटकू भी राकेश की हत्या में वांछित था। बहरहाल उसने हत्याकांड का पूरा सच पुलिस को बताया, जिसके आधार पर मृतक राकेश रोशन के छोटे भाई मुकेश यादव को शुक्रवार को धूरीकोट गांव के मोड़ के पास से पकड़ा गया। मुकेश ने ही अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों पर बड़े भाई को गोली मारी थी। एसपी हेमंत कुटियाल ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मुकेश यादव वर्ष 2017 में हत्या के एक मामले में जेल गया था। जनवरी 2020 में जमानत पर बाहर आया। मुकेश के अनुसार बड़े भाई राकेश का अवैध संबंध मेरी पत्नी से हो गया। एक दिन उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ भी लिया था। जेल में रहने के दौरान मुकेश की दोस्ती बदमाश आशुतोष उर्फ चिटकू से हो गई थी। दोनों 6 माह से एक ही जेल में रहते थे। ऐसे में मुकेश ने आशुतोष और रामानंद हरिजन के साथ अपने बड़े भाई को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आशुतोष और रामानंद बहाने से राकेश रोशन को बसिला सिवान में ले आए और शराब पीने के दौरान मुकेश ने अपने बड़े भाई की कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी। बुलेट पे क्या कहता है, बुलेट के खोखे पे वो है कि वो मैच ही नहीं कर सकता। अगर एविडेंस सिर्फ यही है कि क्या कहता है कि इस बंदूक से गोली लगी और उसकी बाइक्स वगैरह का पूरा तरतीब है, तो ये तो इम्पोर्टेंट इसमें है। अच्छा, इन लोगों के छूटने का कारण वही हो जाता है। अरे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बड़े पढ़े लिखे बच्चे। तो ये 28/8/2020 में राकेश यादव की हत्या की गई थी चंदौली थाना धूरीकोट में। आज उसके सारे चीज़ें खुल गई हैं और ये पता लगा है जो कल आशुतोष जो वांछित था अपराधी 50,000 का इनामिया जिसके साथ कल पुलिस का क्रैकडाउन हुआ था, उससे ये पता लगा कि उसके भाई ने, जो कि राकेश रोशन है जो मृतक है, उसके भाई की ये सारी प्लानिंग थी, मुकेश यादव, और उसी ने अपने भाई को गोली मारी थी 2020 जनवरी में। जो ये मुकेश है, ये 2017 के एक हत्या के केस में बेल पे लौटा था और बेल पे लौटने के बाद इसको पता लगा कि इसके बड़े भाई राकेश के और इसकी पत्नी के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो गए हैं। और जैसे इसको ये बात पता लगी तो ये इसने अपने भाई को मारने का एक साजिश रची। ये आशुतोष से संपर्क किया इसने। आशुतोष जो इसका 2015 से जान पहचान थी इसके साथ, और 2017 में जब ये जेल गया तो करीब 6 महीने ये लोग जेल में साथ में रहे हैं और ये तब से इनकी दोस्ती है। तो जैसे ही आशुतोष से हमें ये पता लगा और उसके बाद हमने मुकेश को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तारी के बाद उसने भी ये सब बातें बताई हैं, कबूल करी हैं, और जो असला प्रयुक्त हुआ था घटना कारित करने के लिए, वो असला भी हमको मिला है और इसी के साथ इसकी गिरफ़्तारी हुई है। एक और व्यक्ति इसमें अभी वांछित है जिसकी भी गिरफ़्तारी शीघ्र हो जाएगी। जिला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र उर्दू नगर में प्रेमिका किन्नर को प्रेमी ने दिया धोखा। बताया जा रहा है किन्नर प्रेमी के घर गई थी, इसलिए किन्नरों ने विषैला पदार्थ खिलाने का लगाया आरोप।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हैवानियत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके मुंह में गन्ना ठूस दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट शाहजहांपुर ब्यूरो चीफ फसाद खान के साथ। क्या हुआ था बच्चे के साथ? क्यों किन लोगों ने हैवानियत करी? कौन लोग थे? क्या हुआ था बच्चे के साथ? ये बता दो। तो बताओ, तुम उसे तो आप बताओ। उसको गन्ना खेत में जबरदस्ती करी इसके लिए। बच्ची क्या क्या करने गई थी? कहाँ गई थी? बच्चे धान बिनने गए थे पंजाबी वाले खेत में, तो उधर से वो गन्ना खाते हुए लड़का आते तो उसने कही देखो बेटी नहीं खाएंगे, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के ले गया अंदर गन्ना खेत को। वहाँ जबरदस्ती करी उसके लिए। बच्चे वो बहुत मुश्किल से हाथ छूट पाई, फिर भागे आए गन्ना खेत में, फिर लड़का नहीं मिल पाया। लड़का कितना बड़ा था? कौन था लड़का? 20-22 साल की। पुलिस बता रही लड़का नाबालिग है, छोटा है, कम उम्र का। छोटा नहीं बड़ा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? किस तरीके से पुलिस ने सपोर्ट किया? कोई थाने गई थी? थाने गई तो पुलिस ने क्या कहा, क्या करा? हाँ, मैं तो देखो अंदर बैठे थे, मेरे को पता नहीं कि गए थे लड़का, मेरे को नहीं। जो लड़का है वो पकड़ा गया है क्या? हाँ, थाने में पकड़ गया है। क्या कार्रवाई चाहते हो आप लोग? क्या होना चाहिए उसके साथ, लड़के के साथ? उसको जेल में करते हो फिर का। जिस तरीके से उसने दरिंदगी की है बच्ची के साथ, तो उस तरीके से उससे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या सज़ा होनी चाहिए? गंदी उन्हें बता रही लिटा रही, उसके लिए लिटा रही, फिर उसके लिए मुंह दबा के बता रही कि चिल्ला में तो उसके लिए मुंह दबा दिया। दबाने के बाद फिर इसके लिए फिर बता रही कि हमारे मारो। मारने के बाद फिर उसके हाथ में पकड़ने के बाद उसकी जबरदस्ती करने के बाद उन्होंने बच्चा मेरे को हाथ छुटवाई, फिर भाग गया गन्ना खेत पे से। क्या उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? कैसी सज़ा मिलनी चाहिए उसे? चलो गए थे, हमारी बच्ची कक्षा 1 में पढ़ रही है, तो धान पंजाबी गेट कर रहे थे सरदार के। फिर तो खाने को घर में था नहीं, तो हमने कहा अपने बच्चे से कहा, बच्चों से हमने कहा ऐसा करो धान बीन लाओ। तो बच्चे वहाँ धान बीनने के लिए गए थे। फिर उसके वो छत्ताने लगी। 2 बच्चे हमारे, एक लड़की एक लड़का दूर बीन दिया था, छोटे छोटे। छोटी लड़की कक्षा 1 में पढ़ रही है, वो मेड़ पे छत्ताने लगी। वो आया, सत्यपाल का बालक आया, लौंडा 15-16-17 साल का है। फिर वो बोला है कि ले गन्ना खाएगी, कि मेरा बच्चा बोला गन्ना नहीं खाएंगे। इतने पे वो उठा ले गया गन्ने के खेत में। फिर उसके साथ इतना राज जुलूस किया कि खून नीचे से भी बह रहा है, मुँह से भी खून बह रहा था। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कार्रवाई करी, उधर पकड़ लिया, कार्रवाई हो रही है। शाहजहांपुर आया मेडिकल के लिए, लेडीज पुलिस साथ में आई है। क्या चाहते हो आप? जब थाने गए तो थाने वालों ने क्या कहा था? थाने ने इतनी देर से कार्रवाई क्यों की? नहीं, ज़्यादा देर से नहीं की, उन्होंने कार्रवाई सही की है। अब क्या चाहते हो आप? अब क्या चाह रहे हैं आप? बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं? हाँ। नहीं, अब क्या चाह रहे हैं आप? बच्चे के न्याय चाह रहे हैं। क्या होना चाहिए आरोपी के साथ? क्या होना चाहिए आरोपी के साथ? क्या होना चाहिए आरोपी के साथ? या तो उसे फांसी सजा हो जानी चाहिए, और नहीं तो ज़िंदगी भर शहर जेल में जाए सर। और नहीं अगर पुलिस कार्रवाई करती तो क्या कुछ करेंगे आप? थाना खुदागंज क्षेत्र के करपूरापुर गांव में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना के बारे में जो पीड़िता है उसने बताया कि गांव का ही एक लड़का उसे गन्ना खिलाने के बहाने से गन्ने के खेत में लेकर गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की। इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया और थाने की फोर्स और अधिकारी मौके पहुंचे और पूरी घटना का मौका मुआयना इसमें किया गया है। जो पीड़िता है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और उसकी हालत सामान्य है। जो अभियुक्त है उसको शीघ्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो फील्ड यूनिट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की हमारी टीम है उसको भी घटनास्थल पर कर भेजा गया था और जितनी भी फॉरेंसिक एविडेंस और जो अन्य एविडेंस है जो केस को मजबूत करती है उसको वहाँ से कलेक्ट कराया गया है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है उसको हम जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट
करेंगे और उसके बाद इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए जल्द से जल्द अभियुक्त को सजा मिले, ऐसा हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कोमल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका समाचार नेशन न्यूज लाइव में। खबर आ रही है अलीगढ़ से। यूपी के जिला अलीगढ़ की तहसील खैर में आजकल नशे के सौदागर पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। ये लोग नशेड़ियों को फ्री में नशे की सामग्री उपलब्ध कराकर व लोभ लालच देकर उनके द्वारा ही अपना कार्य बेखौफ होकर कर रहे हैं। इन्होंने खासकर युवा वर्ग को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है, जिसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अलीगढ़ की तहसील खैर के कुछ चिन्हित स्थान हैं, जिससे शिव आश्रम व कई ऐसे सुनसान स्थान हैं जहां नशेड़ी नगर व गांव की युवा पीढ़ी को नशे की सामग्री उपलब्ध कराकर उनको अपने साथ बैठाकर खुद नशा करने के साथ साथ उनको भी नशे का आदी बना रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम KL पंडित, समाज सेवी। ये जो खैर में नशे का प्रचलन चल रहा है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? खैर में नशे का प्रचलन पुलिस की मिलीभगत से चलता है। खैर में छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, गांजा, चरस, अफीम बहुत गहरे नशा करते हैं और ये पुलिस चौकी पे बैठ के करते हैं। और पुलिस वाले इनसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि पुलिस वालों की मिलीभगत है इसमें। आपने एक आधार पुलिस वालों से कहा, इस मामले में कहा है? पुलिस वालों से हमने कई बार इसकी शिकायत लिखित में की, मौखिक की, यहाँ तक है कि थाना अध्यक्ष में भी ये प्रश्न उठाया। अच्छा। लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने आज तक इस पर गौर नहीं किया। तो आप क्या, अगर नहीं मानती है पुलिस, तो क्या आप आगे कदम उठाएंगे? इस बारे में हम पुलिस के बाद में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे और जब नहीं माना जाता है तो इसके पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करने के लिए हम बाध्य हो सकते हैं। तो ये आपने भी समझाने की कोशिश करी है कोई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को? छोटे छोटे बच्चों को हमने कई बार मना किया।